हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10 साइंस सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स चैप्टर 16। उसके हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी आप अपनी हैबिट्स में ऐसे क्या चेंजेस लाएंगे कि आप ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन जाएं। ठीक है, तो वैसे तो ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है एक पूरे पैराग्राफ में, बट सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसको थोड़ा सा कट करके लिखा है। दैट इज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो रिड्यूस जो है, रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का यूज़ कम करना। ठीक है, मतलब अगर हम कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो हमें बोला जाता है ना कि जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस बंद कर दो। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। वी सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। वी सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स। हम लोग पानी जो बह रहा है उसको रिड्यूस करके, जैसे कहते हैं ना कि पूरा टैप पूरे टाइम जब ब्रश करें तब नहीं चलते रहना चाहिए, पानी का ध्यान रखना चाहिए, बहुत वेस्ट ना हो। तो हम हर एक चीज़ को कम करेंगे, मतलब रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप जिससे हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन सकते हैं दैट इज रिड्यूस। सेकेंड स्टेप है रिसाइकिल। दिस मीन्स दैट वी कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम एंड रिसाइकिल देम। मतलब जैसे हम लोग पेपर जो होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद रद्दी वाले भैया को दे देते हैं, तो रद्दी वाले भैया उसको जो रिसाइकलिंग वाले होते हैं उनको सेंड करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने जो चीज़ थी उसको रिसाइकिल कर दिया, वापस किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फेंकने की जगह वो दोबारा यूज़ हो गया। ठीक है, so this means that we collect plastic, paper, glass and metal item and recycle these material to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic। मतलब नई चीज़, नया प्लास्टिक, नया पेपर, नया ग्लास लेने से अच्छा उसी को हमने सिंथेसाइज करके दोबारा रिसाइकिल कर दिया। In order to recycle, we first need to segregate our waste so that the material that can be recycled is not dumped along with other wastes। इसने क्या बोला, रिसाइकिल करने के लिए पहले हमें सेग्रीगेट भी करना पड़ता है। मतलब कि ऐसा ना हो जो मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है उसको हम वेस्ट के साथ फेंक दें। तो इसलिए रद्दी और प्लास्टिक और जो कांच का सामान है वो सब हम अलग अलग छांट के रखते हैं, फिर जब कोई लेने आता है तो उनको दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद है रीयूज। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर, क्योंकि रीयूज में क्या होता है ना, आपको कहते हैं कि कोई चीज़ को आप दोबारा यूज़ कर लो। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, एक पेंट की बाल्टी बहुत फेमस है। पेंट की बाल्टी इंडिया में लोग अपने घरों में पेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद उसी को ना वो बाथरूम में यूज़ कर लेते हैं। इट्स वेरी कॉमन। और नॉर्मल भी प्लास्टिक की बॉटल्स हम एक बार खरीदते हैं, उसके बाद हम उसमें बहुत टाइम तक पानी पीते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको फेंकने की जगह उसमें बहुत टाइम तक पानी पिया। दिस इज़ एक्चुअली बेटर, क्योंकि इससे क्या हुआ ना, हमारी जो एनर्जी खर्च होती रिसाइकिल में वो नहीं होगी। इन द रीयूज स्ट्रैटेजी वी सिंपली यूज दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन। हम दोबारा दोबारा यूज़ करते हैं उनको थ्रो करने की जगह। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कोई एनवेलप आया, कोई ऐसा पेपर की साइड आई जो बैक साइड भी यूज़ हो सकती है, उसको दोबारा दोबारा यूज़ करते रहें। द प्लास्टिक बॉटल इन विच यू बाय वेरियस फूड। अब ये भी बहुत कॉमन है, कांच के बाजार्स आते हैं, पिकल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो भी हम मार्केट से खरीदते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। मतलब हम उसको किस लिए यूज़ करें, ताकि किचन में उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकें। यूजिंग रिसाइक्लेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ द कन्वीनियंट प्लास्टिक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग पेपर और क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट। तो हम क्या करते हैं, रिसाइक्लेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कन्वीनियंट प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ करने की जगह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर यूज़ करना, क्लोथ बैग यूज़ करना पॉलिथीन बैग्स की जगह। तो ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और अच्छी हैबिट है। सो बाय दीज स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो सकते हैं। Now what would be the advantage of exploiting resources with short term aims? देखो, जब आप किसी भी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हो, यूज़ करते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म एम मतलब आप बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं सोचते हो, आप थोड़े टाइम के लिए, अभी के लिए सोचते हो, करंट जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग सोचते हो। द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स पर्टेनिंग टू शॉर्ट टर्म गोल्स करस्पॉन्ड टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द immediate and current basic needs. This may not necessarily take into consideration the resources that would be available to the future generation। यहाँ पे हम ये नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ प्रॉब्लम होगी या कैसे वो लोग मतलब डील करेंगे, वो हमारा थॉट प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे हमें ये पता होता है कि हमें कोई चीज़ यूज़ करनी है और हम उसको अभी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी नीड है। अब एडवांटेजेस क्या होंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी होगी ऐसे करने से,
हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो पॉपुलेशन की है, फूड, वाटर, वट एवर इट इज, सब फुलफिल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है ना, जो फायदे होते हैं कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑन द राइस, मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर में जो डिमांड है वो पूरी हो रही है, क्योंकि सपोज एक एरिया है, हमने ये नहीं सोचा कि फॉरेस्ट खराब कर दिया तो आगे की जनरेशन क्या करेगी, बट हमने अभी के हिसाब से उसको यूज़ कर लिया, तो हमारे दिमाग में ये तो आ गया कि अभी हम फॉरेस्ट यूज़, अभी मतलब उस फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बना लेते हैं, तो उससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वो नहीं सोचा गया कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये शॉर्ट टर्म के फायदे हैं, बट एक्चुअली दीज आर नॉट बेनिफिट, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन बहुत सफ़र करेगी। हाउएवर रिसोर्सेज को आपको थोड़ा सा जुडिशली यूज़ करना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। और अगर हम किसी भी रिसोर्सेज को शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक्सप्लॉइट करते हैं, तो फाइनली वो आगे जनरेशन के लिए और हमारे लिए, अगर हम फ्यूचर में जाते हैं, हमारे लिए भी कम हो जाएंगे। ठीक है। हाउ वुड दीज एडवांटेज डिफर फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन मैनेजिंग अवर रिसोर्सेज। इसने ये बोला कि कैसे हम लोग क्या कर सकते, देखो पहले अभी हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म के बारे में, अब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे, कैसे ये जो एडवांटेजेस होते हैं ये डिफर करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन मैनेजिंग अवर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस रेट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, द डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। इसने सिंपल सी बात ये बोली है कि रिसोर्सेज, पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे हैं, दे आर नॉट अनलिमिटेड, और जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इतनी बुरी तरह से ट्रेमेंडस रेट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर द डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इज इंक्रीज इन एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, मतलब रुक नहीं रही है जो हमारी डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि पहले से बेटर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन की बढ़ने से रिसोर्सेज के लिए जो डिमांड है वो भी बहुत बढ़ रही है। द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सो दैट दीज विल लास्ट फॉर द जनरेशन्स टू कम। अगर किसी को कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज़ करना है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल रहे। शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं सोचने हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स सोचने हैं। दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources। इसमें क्या ध्यान रखना है, इस मैनेजमेंट में ये भी हमें इंश्योर करना है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, इस तरह से कि केवल ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों को बेनिफिट हो। इक्विटेबल का मतलब होता है सबको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि हर किसी को फायदा हो। इक्वल मतलब होता है हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। इक्विटेबल मतलब जैसे सपोज अगर बहुत कोई है जिसके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ी ज़रूरत है। किसी के पास कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है तो उसको ज़रूरत है, तो हम उस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबके पास जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सामान जाए। दैट इज़ कॉल्ड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के पास ये जाए, बड़े अमीर लोगों के पास, सबके पास ये रिसोर्सेज जाएँ। एक और फैक्टर जो हमें ध्यान रखना है जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम डैमेज कैसे कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, और अगर हम इसको अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ why do you think that there should be an equitable distribution of resources? What forces would be working against an equitable distribution of resources? देखो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी, मैं आपको दोबारा पहले बेसिक लैंग्वेज में समझा देती हूँ। there is a rich person, there is a poor person। इस रिच पर्सन के पास बहुत अच्छे से वाटर है, बहुत सारा पानी है, खूब सारा। वो रिच पर्सन अपनी कार भी वॉश कर रहा है, पार्क में दे रहा है, इसके अलावा अपने घर में सारे कपड़े उसके मतलब क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करके यूज़ हो रहे हैं। पुअर पर्सन के पास ड्रिंकिंग के लिए भी प्रॉपर पानी नहीं है। अब आप अगर दोनों में 50-50% पानी बांट दो तो इसको तो ज़रूरत थी नहीं, इसके पास ऑलरेडी इतना था, लेकिन आपने इसको 50% दिया, इसको थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, चलो 10-20% यहाँ दे दिया, इसके पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप 90% दो क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है। तो दिस इज़ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हर किसी को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि सामने वाले को भी, मतलब जो भी पर्सन को आप दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू द नीड उनको वो सामान पहुँचे। द फोर्सेज दैट वर्क अगेंस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, यानी वो फोर्सेज जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट वर्क करती हैं वो है द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है सच एज सॉइल एंड मिनरल, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कई लोग करप्टेड होते हैं, ग्रीड होता है, लालच होता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो चाहेंगे हमें ज़्यादा मिल जाए, सामने वाले को कम मिले।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि रिच जो हो रहे हैं वो रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज एज वेल. उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे. सो दिस वाज 10th साइंस सस्टेनेबल मैनेजमेंट. फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 269 के. ठीक है, दिस आर फ्रॉम 269 के पेज नंबर्स है, आप चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जिसमें आप लोग अलग अलग क्लासेस की क्वेश्चन आंसर्स चेक कर सकते हैं. और 10th क्लास की मोस्टली साइंस और SST पे मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.